नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ प्रियंका। फ्रेंड्स, आज से हम क्वेश्चन आंसर की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आने वाले सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला हमारा प्रश्न है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, आत्मा का अध्ययन करता है या आदतों का अध्ययन करता है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो मनोविज्ञान है वो अध्ययन करता है व्यवहार का, लेकिन कैसा अध्ययन करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी कि सिर्फ व्यवहार का अध्ययन ही नहीं करता है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का यहाँ पर ये मतलब है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में जो व्यवहार होता है मनुष्य का, उसका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि है, प्रायोजना विधि है, समाजीकृत विधि है या व्याख्यान विधि है? तो दोस्तों सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए, जैसा कि इसका जो आंसर है वो प्रश्न में ही छिपा हुआ है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सामाजिकता के जो गुण हैं उनका विकास किस विधि से होता है। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिकता का जो गुण है वो समाजीकृत विधि से ही विद्यार्थियों में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, जो समाजीकृत विधि है इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था आपका जे एल मोरेनो। क्या नाम है दोस्तों? जे एल मोरेनो ने इसका प्रतिपादन किया था। किसका? समाजीकृत विधि का, जो कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करती है। और इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समूह की यानी कि किसी भी ग्रुप की जो संरचना है उसका अध्ययन इस विधि में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के यानी पर्सनैलिटी के, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, या समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए, जो रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट है उसका जो मापन है वो किया जाता है व्यक्तित्व के मापने के लिए। यानी कि अगर हमें किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अध्ययन करना है तो हम रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, 10 कार्ड होते हैं जिनमें व्यक्ति उन पर कुछ स्याही के धब्बे से कुछ चित्र बने होते हैं और व्यक्ति को उनको दिखाया जाता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आपको इनमें क्या दिखाई दे रहा है, और व्यक्ति जो भी प्रतिक्रिया देता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा ऑप्शन बी, व्यक्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? यानी कि अगर हमें बुद्धि लब्धि को शॉर्ट में आईक्यू भी बोला जाता है। अगर हमें किसी की आईक्यू का निकालनी है, किसी भी बालक की, किसी भी व्यक्ति की, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो देखिए, आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक है, तो देखिए एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो एम ए का मतलब हो गया यहाँ पर हमारा मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये किसका सूत्र होता है? आई क्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या गेस्टॉल्ट। तो देखिए, जो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत होता है ये होता क्या है वास्तव में? तो देखिए, इसका अर्थ होता है कि हम या कोई भी व्यक्ति अपनी गलती से और अपने अनुभवों से सीखता है। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था किसने? थॉर्नडाइक ने। यानी कि थॉर्नडाइक इसके प्रतिपादक हैं, किसके? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के। इसमें थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली थी जिस पर अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था, और उस भूखी बिल्ली बिल्ली जो थी उसको पिंजरे के बाहर
एक मछली का टुकड़ा रख दिया था और उस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए जो बिल्ली थी वो पिंजरे में काफ़ी उछल कूद करती है, काफ़ी गलतियाँ करती है और उनमें सब में आपस में एक कनेक्शन स्थापित करती है, एक संबंध स्थापित करती है और गलती से जो उसका पैर होता है वो उस जो पिंजरा होता है उसमें लगे बटन पर यानी कि जो स्विच होता है उस पर पड़ता है तो पिंजरा खुल जाता है और इस तरीके से वो प्रयास एवं त्रुटि से बिल्ली उस बॉक्स को खोलना सीख जाती है। और जो थॉर्नडाइक थे वो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1898 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, उस पुस्तक में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, एक और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसे संबंधवाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत और बॉन्ड का सिद्धांत यानी कि बंध का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत आदि कई नामों से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको प्रयास एवं त्रुटि न दे के संबंधवाद का सिद्धांत पूछ ले कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आपका आंसर यहाँ पर थॉर्नडाइक ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति प्रयास करता है, फिर असफल होता है और फिर तब तक प्रयास करता रहता है जब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए इसके बारे में हमने काफ़ी बातें जान ली। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, यानी कि मनोविज्ञान जो शब्द है जिसे हम इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई आखिर किस भाषा से है? क्या वो अंग्रेज़ी से हुई है, ग्रीक से हुई है, स्पेनिश से है या रूसी से है? तो देखिए जो हमारा साइकोलॉजी शब्द है ये आया है हमारा ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से ही साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। काफ़ी आसान सा प्रश्न था, इसमें बताने जैसा, आगे एक्सप्लेन जैसा करने जैसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए या सभी के लिए? तो देखिए मनोविज्ञान का जो ज्ञान होता है वो शिक्षक के लिए, अभिभावकों के लिए और साथ ही विद्यालय का जो प्रशासक है उसके लिए भी उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि जर्मनी के जो विल्हेम वुंड है वो किस लिए जाने जाते हैं? तो देखिए जो जर्मनी के विल्हेम वुंड हैं वो जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है कि पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी वो किसने स्थापित की थी। तो वहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल्हेम वुंड, यानी कि और ये विल्हेम वुंड जो थे वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोटेशन है यहाँ पर कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है। ये जो कथन है ये किसने दिया था? तो देखिए स्वामी विवेकानंद का है, जॉन डीवी का है, पेस्टोलॉजी का है या रविन्द्रनाथ टैगोर का है। देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरीके के कथन देकर पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो ऐसे कथन बहुत सारे हैं, उनको याद करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सारे कथन याद नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ जो प्रसिद्ध हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं ऐसे ही कथनों को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो शिक्षा होती है वो मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो देखिए यहाँ पर फिर से आपसे एक कथन पूछ लिया गया है कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान को किसने बताया? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपको क्या करना है, अपनी समझ को यहाँ पर दिखाना है, मतलब सिर्फ आपको चीज़ें रटनी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपने व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, इस तरीके के कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जिन्हें हम कहते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए अगर व्यवहार की बात आती है तो व्यवहार की बात कौन करते हैं? वॉटसन करते हैं। तो जो वॉटसन है वही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो अगर व्यवहार की बात कहीं कही जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो ऑप्शन होगा वो हमारा वॉटसन ही सही ऑप्शन होगा। और यहाँ भी इस जो प्रश्न है इसका जो आंसर है वो वॉटसन ही सही है। मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो वॉटसन ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा कि पाठ्य योजना का जो पद है वो किस शिक्षाविद ने सुझाया है? जे.एफ. हर्बर्ट, ई. सिम्पसन, बी.एस. ब्लूम या हरलॉग? तो देखिए पाठ्य योजना
आप सोच कर देखिए, जब आपने बीएड किया होगा या बीटीसी की होगी, उस टाइम आपने पाठ्य योजना जो बनाई होगी, तो जो हमारे भारत में जो चलती है पाठ्य योजना, वो किस मनोविज्ञान के या किस शिक्षाविद के अनुसार चलती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जे एफ हर्बर्ट। ठीक है, जे एफ हर्बर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और जो हर्बर्ट ने जो मॉडल बताया था, वो बताया था मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि जो मेमोरी का मॉडल था वो बताया था किसने, हर्बर्ट ने। तो अगर पूछा जाए कि जो टीचिंग का मेमोरी मॉडल है वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपका हर्बर्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जब बालक छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जब जो बालक हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है और किसी समस्या पर वो क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और खुद ही उसके समाधान तक यानी कि निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, तो इस ये जो स्थिति है पूरी से, ये कौन सा उपागम का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस है यहाँ पर देखिए, ए पैनल परिचर्चा, निर्मितवाद, सिस्टम उपागम या अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए, ऐसी स्थिति जब क्या होता है कि बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और खुद ही आपस में डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसके द्वारा वो समाधान निकाल रहे हैं, तो इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, निर्मितवाद उपागम है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इसको बोला जाता है। और इसके जो समर्थक हैं वो हैं जॉन डीवी, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इसके अलावा वाइगोस्की और हार्वर्ड गार्नर का नाम भी इसमें आता है। और ये जो सीखने का जो स्तर होता है वो उच्चतम स्तर इसे बोला जाता है, यानी कि काफ़ी हाई लेवल होता है, जिसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो सक्रिय मानसिक प्रविधि द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कि एक्टिव रहता है बच्चा और खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है। और बालक अर्थ का और ज्ञान का खुद ही निर्माता है, सृष्टि करता है, यानी कि खुद ही चीज़ें करके वो सीखता है। और ये जो निर्मितवाद है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखिए इसकी उत्पत्ति हुई है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसा उपागम है, तो ये बाल केंद्रित उपागम है, यानी कि इसमें बालक को केंद्र माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर तुलना करके नवीन ज्ञान की संरचना करता है, यानी कि अगर उसके सामने कभी पहले कोई इससे मिलती जुलती अगर कोई प्रॉब्लम आई थी, तो वो उसके बारे में सोचता है और उसी के आधार पर जो वर्तमान समस्या होती है उसका समाधान निकालता है। और इसमें क्या होता है, ज्ञान को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षक की यहाँ पर क्या भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका इस उपागम में मार्गदर्शक की, अनुदेशक की, मित्र की या सहायकर्ता की होती है। और इसमें बालक एक ऐसे बात और जो बालक होते हैं वो ऐसे आसपास ऐसे अपने वातावरण का निर्माण करते हैं जहाँ पर वो स्वयं खुद के द्वारा ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक था। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भी बात आए संज्ञानात्मक विकास की, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा काम किया है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर। तो संज्ञानात्मक विकास पर जो व्यवस्थित कार्य किया था वो किया था जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल है या क्या भूमिका है। ऑप्शंस हैं कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, ज्ञान का पृथक्करण करती है या शिक्षार्थियों को एक से दिशा में सोचने योग्य बनाती है। तो सोचिए आप लोग कि अभिप्रेरणा का सीखने की प्रक्रिया में क्या रोल हो सकता है। तो देखिए, जो अभिप्रेरणा है वो सीखने के लिए रुचि विकसित करती है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, अभिप्रेरणा होती क्या है, तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को बोला जाता है और ये आंतरिक प्रक्रिया होती है, यानी कि हम इसे ठोस रूप में नहीं देख सकते, इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये हम व्यक्ति के अंदर होती है। तो अभिप्रेरणा सीखने के लिए रुचि विकसित करती है विद्यार्थियों में, व्यक्ति में। अगर हम अभिप्रेरित नहीं हैं, मोटिवेटेड नहीं हैं, तो हम किसी भी कार्य को नहीं सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है
कि अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अधिगम तक पहुंचाने के जो राजमार्ग को कहा जाता है वो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर अभिप्रेरणा। यानी कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो सबसे पहली शर्त हमारे सामने ये है कि व्यक्ति अभिप्रेरित हो। और स्किनर का ये कथन भी है कि उन्होंने अभिप्रेरणा को अधिगम के लिए राजमार्ग बताया है। तो कई बार आपसे इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा को सीखने के लिए राजमार्ग किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा स्किनर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।